हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। आज आपका एक छोटा सा स्टैटिक का टॉपिक होगा जनगणना। जनगणना से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम समझेंगे, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो आइए हम अपने क्लास को करते हैं प्रारंभ। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है जनगणना। और ये जनगणना कब की है? ये जनगणना है आपकी 2011, यानी कि जनगणना 2011। कौन सी जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं? जनगणना 2011 की पढ़ रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि जनगणना कराने का अधिकार किसके पास है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपको याद रखना है कि जनगणना जो है कौन कराता है, या जनगणना कराने का अधिकार किसका है, या जनगणना किस सूची का विषय है। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि अनुसूची कितने 3 प्रकार की हैं। एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। आई बात समझ में? यानी कि एक है आपका संघ सूची, और दूसरा है आपका राज्य, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो अगर हम बात करें संघ की, यानी कि भारत, यानी कि इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर नियम और कानून कौन बनाएगा? भारत सरकार बनाएगी। दूसरा है आपका राज्य, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर नियम और कानून केवल कौन बना सकता है? आपकी राज्य सरकार बना सकती है। तीसरा आपको दिया गया समवर्ती सूची, इस पर दोनों मिलकर जो है नियम कानून बनाते हैं। आई बात समझ में? तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जनगणना किस सूची का विषय है। क्या दिया गया है? जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना कौन कराता है? हमारा संघ सरकार, यानी किस सूची का विषय हो जाएगा? ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। यही अगर हम बात करें जनसंख्या, आई बात समझ में, कौन सी हो जाएगी हमारी? जनसंख्या। अगर हम ये कहें कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो ये हमारा हो जाता है समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। याद हम कैसे रखेंगे? सबसे पहले आपको याद रखने का जुगाड़ समझना है। लिखने को तो हर चीज हर जगह लिखी हुई है, बस आपको ये समझना है कि हमको कैसे याद रहे कि जनगणना केंद्र का है और जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का है। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि जनसंख्या बढ़ानी है तो क्या अकेले कोई बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि चाहे पुरुष हो तो अकेले जनसंख्या नहीं बढ़ा सकता है, महिला हो तब भी अकेले जनसंख्या वो नहीं बढ़ा सकती है। दोनों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए दोनों को आपस में मिलना पड़ेगा। जब दोनों मिलेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, तभी आपकी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार से हम याद कर लेंगे, एक हमारा संघ हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। तो जनसंख्या किस सूची का विषय हो जाएगा? जनसंख्या सूची जो है समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जनगणना 2011 की चल रही है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। अगर पूछे जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगले देखिएगा नेक्स्ट। अगर हम आपसे ये कहें कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई और कब हुई? तो ये हुई थी आपके स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1749 ईस्वी में। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि विश्व में जनगणना जो है कब हुई, तो 1749 में हुई। और कहाँ हुई? तो स्वीडन में हुई। आगे बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन आप समझिएगा, दूसरा पूछा जाता है भारत में जनगणना कब हुई? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? भारत में सर्वप्रथम जनगणना
क्या आप कोई बता सकते हैं कब हुई? तो ये हो जाता है आपका 1872। कब हुई? 1872। फिर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब 1872 में प्रथम जनगणना भारत में हुई, किसके शासन काल में हुई? तो वो आपके कौन हो जाते हैं? लॉर्ड मेयो। किसके शासन काल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासन काल में। आई बात समझ में? अगर आपसे ये पूछा जाए कि दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई भारत में दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुई? ये हुई है आपकी 1881 से। कब से हुई है? 1881 से। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए 1881 से जब प्रारंभ हुई, ये किसके शासन काल में हुई? तो ये हुई है आपके लॉर्ड रिपन। किसके शासन काल में हुई है? लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुई है। अब यहाँ भी आपको ट्रिक फॉलो करना है। एक आपकी 1872 में हुई है, एक आपकी 1881 में हुई है, एक आपकी 1749 में हुई है। तो 1749 सबसे पहले, यानी कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1749 में हुई। और कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो वो है आपका 1872। किसके शासन काल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासन काल में। अगर पूछा जाए दशकीय, जैसा कि अब आपको पता है वर्तमान समय में दशकीय जनगणना चलती है। दशकीय का मतलब है कि हर 10 वर्ष पर आपकी जनगणना होगी। तो वही है कि दशकीय कब प्रारंभ हुई? तो वो आपका 1881 में। किसके शासन काल में हुई? लॉर्ड रिपन। अच्छा, अब आपको याद करना है कि पहले लॉर्ड मेयो है, पहले लॉर्ड रिपन है। तो भैया 72 पहले आता है, 81 बाद में आता है, तो माँ पहले आता है और रा बाद में आता है। ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि लॉर्ड मेयो के शासन काल में पहले हुए थे कि लॉर्ड रिपन के शासन काल में पहले हुए थे। पहले 72 आता है तो लॉर्ड मेयो हो जाएंगे, उसके बाद 81 आता है तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम चले अगले टॉपिक पे। चले भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे लिखिएगा, जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ लगभग। 121 करोड़। आई बात समझ में? ये जनसंख्या थी। 2011, 21 नहीं लिखना है भाई, अभी 21 वाली हुई नहीं है, इसको आप 11 बनाइए। 2011 की जनगणना जब हुई उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगर ये पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी उस समय? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन था? ये था आपका चीन। और दूसरे स्थान पे था आपका भारत। ये है आपका 121 करोड़ के साथ भारत दूसरे स्थान पे। समझिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की थी, तो वो था आपका चाइना यानी कि चीन। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, 2024 चल रहा है, तो ये आंकड़ा उल्टा हो गया है। प्रथम स्थान पे अपना भारत आ गया है और द्वितीय स्थान पे आपका चाइना चला गया है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 141 करोड़ पहुंच चुकी है। ये आप याद रखिएगा, ये वर्तमान का आंकड़ा है अगर कभी पूछा जाए तो। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनसंख्या, तो हम सारे आंकड़े आपको 2011 के बता रहे हैं। ये बात हो गई। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि 2011 की जनगणना किसके शासनकाल में हुई? 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे या निर्देशक कौन थे? तो ये थे आपके सी चंद्र मौर्य। कौन हो जाएंगे? सी
चंद्र मौली हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? श्री चंद्र मौली हो जाएंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि अब हम आते हैं भारत की जनगणना पे, अगर हम ये कहें कि जनगणना का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आपके आईने अकबरी में किया गया है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जनगणना का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है। आईने अकबरी में, और ये किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी अबुल फजल की, अबुल फजल की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा आगे, जनगणना आयुक्त हो गए आपके 2011 के श्री चंद्रमौली थे। जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है, और ये किसकी कृति है? अबुल फजल की हो जाएगी। जनगणना कराने का अधिकार आपने लिख लिया है, केंद्र सरकार ने संघ सूची का विषय है। अब अगर हम ये बात करें कि भारत के वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपसे कहा जाए कि इनमें सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप देखिएगा इसको डायग्राम के द्वारा लिखिएगा। जनगणना 2011, इसके नीचे आप लिखिएगा जनसंख्या। जनसंख्या लिखिएगा आप। लिखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या, और इधर लिखिएगा आप न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम। तो सर्वाधिक हो जाएगी आपका उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ हो गई? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या हो जाएगी आपकी सिक्किम। कहाँ की हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी। अगर ऐसे हम बात करें जनसंख्या घनत्व, अगला फिगर बना रहे हैं जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या घनत्व। इसमें अगर हम बात करें सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक, और दूसरा हम बात करें न्यूनतम। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपका बिहार। और लिखिएगा आप 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ है मात्र 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। दो डायग्राम आपके सामने बने गए हैं, एक है आपका जनसंख्या का, एक है आपका जनसंख्या घनत्व का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सर्वाधिक हो जाएगा आपका बिहार, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम की बात करेंगे तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास कर रहे हैं, वही आपके सामने लिखा गया 1106
किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास कर रहे हैं, वही आपके सामने लिखा गया सबसे कम 17। आगे बात समझ में, नेक्स्ट पे चलिएगा। अगर हम बात करें साक्षरता दर, अगला लिखिएगा साक्षरता दर, यानी कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो इसमें भी आप बनाइएगा, एक आप बनाइएगा सर्वाधिक और एक बनाइएगा आप न्यूनतम। सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका केरल, और इसमें आप लिखिएगा 94%। ये जब आंकड़ा आप 2011 का सब लिख रहे हो, इसलिए 2011 में केरल की साक्षरता दर 94% थी। वर्तमान में 100% साक्षर हो चुका है, लेकिन हम आंकड़े आपको बताए कि 2011 के पढ़ रहे हैं, तो सभी आंकड़े हमको 2011 के याद करने हैं। अभी न्यूनतम की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका बिहार, और यहाँ की थी आपकी 61%, 61 दशमलव कुछ है। आप 61% अप्रॉक्स भी याद करेंगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, 61% हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी साक्षरता दर। अगली हेडिंग आप बनाइएगा, केरल हो गया, साक्षरता दर हो गई। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना हम आपको बताते हैं। इसके आगे जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्लास में। तो इस तरह से आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, जितनी बातें आप लिखे समझ में आया या नहीं आया। एक बार अगर रिवीजन करना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ आपका सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और जनगणना आयुक्त 2011 के श्री चंद्रमौली हो जाएंगे, और जनगणना का उल्लेख आईने अकबरी अबुल फजल है। कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके पहले आपने लिखा है जनसंख्या 2011 में भारत की कितना थी, तो 121 करोड़ थी, दूसरे स्थान पे। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आपकी चीन की थी। उसके पहले आपने लिखा विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई, स्वीडन में हुई 1749 में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 से प्रारंभ हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दशकीय जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। हाँ, 2 क्वेश्चन और आपके सामने बचते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जो 2011 की जनगणना थी ये कैसरे नंबर की थी, समझ रहे हैं ना, तो अगर 1872 की जनगणना को आप सम्मिलित करते हैं, 1872 की जनगणना को शामिल करने पर ये 15वीं थी, कैसरी हो जाएगी, 15वीं हो जाएगी। यानी कि 1872 से अगर आप गिनेंगे तो कैसे नंबर की है, 15वें नंबर की है। अगर आप कहेंगे स्वतंत्रता के पश्चात कैसरी है, स्वतंत्रता के पश्चात ये 7वीं है। अब आप देखिएगा कैसे 15वीं और कैसे 7वीं हो रही है। तो देखिएगा सबसे पहले आपकी कब हुई थी, 1872 में। उसके बाद आपका हुआ 1881 में, फिर हुआ आपका 1891, फिर आप कहेंगे 1901, फिर आप कहेंगे 1911, फिर आपका हो जाएगा 1921, फिर 1931, फिर 1941, फिर 1951, फिर 1961, फिर 1971, फिर 1981, फिर आपका हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं 1991, फिर आपका हो जाएगा 2001, फिर आपका हो जाएगा 2011। अब आप सबको एक बार काउंट करिए, देखिए कै नंबर हो रहा है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 2011 की जनगणना कैसे नंबर की मिल गई आपको? 15वें नंबर की मिल गई। दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा है स्वतंत्रता के पश्चात, यानी जब आपका देश स्वतंत्र हो गया उसके पश्चात भारत की जनगणना जो हुई वो कैसे नंबर की है? तो वो है आपकी 7वीं, यानी कि कब से आपकी जनगणना प्रारंभ हुई? 41 के बाद से आपको गिनना है। क्यों? क्योंकि 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1951 में पहली बार हुई होगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7वें नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप पहली याद कर चुके हैं 1872 और स्वतंत्रता आपको पता 1947 में मिली, तो ये 15वीं और 7वीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप व्यवहारिक रूप से भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए 21वीं सदी की कैसरी है, तो ये दूसरी हो जाएगी। अगला लिख लीजिएगा, 21वीं सदी की दूसरी है। कैसरी है ये? दूसरी जन। क्यों? क्योंकि आपका एक हुआ था 2001 में और दूसरा हुआ आपका 2011 में। इस तरह से आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके आगे जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम बताएंगे आपको दूसरी क्लास में। मिलते हैं फिर सेकंड क्लास में, तब तक सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।